नमस्कार। आज हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार में पूर्वी घाट के बारे में जानेंगे। छोटी सी वीडियो है, 7 से 10 मिनट की रहेगी, हो जाएगी। आप देखिए, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछते हैं। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने पश्चिमी घाट के बारे में जाना। आप एक काम करो ना, पिछली वाली वीडियोस को देखने के बाद ये वाली देखना, क्रम से देखो। मैं हर वीडियोस में लगभग कहता हूँ कि क्रम से देखोगे तो चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। पूर्वी घाट पर्वत देखिए, एक मिनट, ये मेरा नोट्स है। पूर्वी घाट पर्वत जो है ना, पूर्वी घाट ये वाली ऐसा नहीं है, ऐसे जो हम कर रहे हैं, हालांकि ये भी नहीं है। आप एटलस जाके देखो, ये थोड़ा जो है यहाँ से शुरू होकर ऐसे ऐसे और ऐसे 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 है। अगर आप मैप देखो तो ये पूर्वी भाग जो कटी छटी है, बहुत सा कटा फटा है। ये वाली जो भूभाग है पूर्वी घाट पर्वत की, पूर्वी घाट पहाड़ियों की, ये कटी फटी है। एटलस में जाकर देखिए, यहाँ मैं स्पष्ट नहीं बना पाया हूँ, नहीं तो समझने के लिए समझ आइए। पूर्वी घाट पर्वत इसलिए कटी फटी है क्योंकि बहुत सारी नदियाँ का जो स्लोपिंग है, ढलान जो है ना, जैसे मान लो ये पश्चिमी घाटी है और इधर नदियाँ का ढलान जो है किधर है, पश्चिम की ओर है, अति पूरब की ओर है। ये रहा आपका पश्चिम से नदियाँ बहती हैं और पूरब की ओर जाती है। तो पूरब की ओर ये आ रही है, देख रहे हैं आप, हैं गोदावरी देख रहे हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ मैं पढ़ रहा हूँ। हालांकि नदी वाली जब चैप्टर पढ़ाऊँगा, इसके बाद चर्चा होगी ना, नदी वाली जब चैप्टर आएगी तो उसमें अच्छी तरह से आपको भारत की नदियाँ, हालांकि मैं कॉन्टिनेंट वाला जब आएगा तो उसमें वो अति फिजिकल जो फीचर आएगी, या कॉन्टिनेंट भी जब पढ़ेंगे हम बारी बारी से 1 बाय 1 करके 7 कॉन्टिनेंट का अध्ययन करेंगे, ओशियन सबका, तो उसमें भी वर्ल्ड लेवल पर भी नदियों को बांटनी है, उसको भी पढ़नी है, तो वो भी करूँगा। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि इसमें आप समझो, और नदी वाली चैप्टर जब आएगी तो नदी को हम बारीकी से समझेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की पठार की नदियाँ, मैदान की नदियाँ, नहीं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज कैसे आई, कैसे बनी, कौन कौन से इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर चर्चा होगी। फिलहाल आप समझिए कि पूर्वी घाट का ढलान यहाँ से पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती है, जिसका ढलान पूरब की ओर है, ये देख रहे हैं, पूरब की ओर है इसका ढलान। स्वाभाविक सी बात है, पूरब की ओर है, जो नदियाँ पश्चिम से निकलकर और इधर जाएगी। हालांकि कुछ नदियाँ, आप कमेंट बॉक्स में करो, ऐसी कौन सी 2 नदियाँ हैं जो पूरब की ओर ना होके पश्चिम की ओर अपना जल गिराती है, अरब सागर में। नहीं, पिछली वाली वीडियो में जाकर देखिए, इस पर चर्चा हो गई है, आप कमेंट करना। अरे तो अपना देख लेना जैसी इच्छा, आप समझो। तो बहुत सारी नदियाँ ने पूर्वी घाटी क्षेत्र जो है, पूर्वी घाटी का एरियाज, उसको काट खूट दिया है। क्यों? क्योंकि इसका ढलान पूरब की ओर है। कुछ पहाड़ियाँ हैं, नहीं, जैसे नलामलाई, वेलिकोंड, ये आंध्र प्रदेश में है, जावादी, सेवाराय, पंचमलाई, ये तमिलनाडु में है। शेषाचलम पहाड़ी पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन जैसे तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना में आ गया शेषाचलम। यहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी, ये आपको कुछ याद रखनी है। ये छोटी सी वीडियो है, आप नोट्स लिखिए जो मैं लिखा रहा हूँ। ओह माय गॉड, चलिए हेडिंग डालिए, पूर्वी घाट पर्वत, और लिखिए, पूर्वी घाट पर्वत पश्चिम घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध और निरंतर न है। आप लिखो, पूर्वी घाट पर्वत पश्चिम घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध और निरंतर न होकर जगह जगह कटा छटा है। जगह जगह क्या है? कटा छटा, क्योंकि नदियों ने काट दिया, इसका ढलान पूरब की ओर है इसलिए। अर्थात पूर्वी घाट पर्वत पर जगह जगह चौड़े चौड़े गैप आपको दिखाई देंगे, मतलब ढका गया है, काट दिया है, मिट्टी लाकर इसको इधर क्या किया, धक्का दे दिया है, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा भी बन गया है। आप एटलस देखो, एटलस में अच्छी तरह समझ में आएंगे आपको। तो चारों ओर गैप आ गया है, जगह जगह पर चारों ओर गैप आ गया है। नहीं, ये लगातार विस्तृत, लिखना आप, ये नेक्स्ट, ये लगातार विस्तृत
श्रृंखला के रूप में नहीं है, मतलब विस्तृत श्रृंखला के रूप में नहीं है, कहीं है यहाँ पर कटा छटा है, इस तरह से श्रृंखला के रूप में नहीं है। इसका कारण ये है कि कटा छटा होने के कारण प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूरब की तरह तो है, जिसका कारण प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अधिकांश नदियाँ पश्चिम घाट पर्वत से निकलकर पूर्वी तट पर बहती है। आप समझ गए, कटा छटा है, इसका ढलान पूरब की ओर है, इसलिए इसकी नदियाँ पश्चिम से निकलकर और पूरब की ओर बहती है, क्योंकि इसका ढलान पूरब की ओर है। ओके, पूर्वी तट पर बहती है। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ पूरब की ओर बहने में के क्रम में पूर्वी घाट पहाड़ी को जगह जगह पर काट छाँट दी है। कौन कौन सी नदियाँ? महानदी नहीं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ क्या की है? काट छाँट दी है। कितना नॉइज कर रहा है, एनीवे प्लीज़। तो पूर्वी घाट कटे छटा है क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ पश्चिम से बहकर आती है और इसका ढलान पूर्वी की ओर है, इसलिए नदियाँ जब आएंगी तो क्या करेगी? यहाँ की मिट्टी को काटती चली जाती है। हालांकि प्रायद्वीपीय भारत का पठार अपने आप में ये पठारी इलाका है, थोड़ी सख्त है। जब मैं पठार जब करवाया था तभी आप यहाँ से चर्चा हुई थी कि यहाँ से ये वाली जो भाग है ये क्या है? पठारी एरिया है। ये वाली जो पूरी की पूरी है जो त्रिभुजाकार है, नहीं, जो त्रिभुजाकार है, नहीं, ये वाली एरिया ऐसे करके है, ये त्रिभुजाकार है, नहीं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार वाली जो भाग है ये थोड़ा ऐसे करके यहाँ पे है। अपना मैप में देखिए, इस पर कल्पना मत कीजिए, मैप पर देखो, अच्छी तरह समझोगे। तो त्रिभुजाकार है, पूछा गया है क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का आकार किस तरह का है? तो त्रिभुजाकार है, पठारी एरिया जो है वो। तो बहुत सारी नदियाँ निकलती है जिसके कारण इसका ढलान पूरब की ओर है, जिसके कारण पूर्वी घाट के क्षेत्र जो है कटे फटे हैं। आप लिख लिए, ठीक है। अगर ये नदियाँ न होती तो पूर्वी घाट पर्वत भी वैसी ही श्रृंखलाबद्ध होते जैसे कि पश्चिमी घाट थी। ठीक है, यही नदियाँ हैं, इसे काट छाट दिया है। उदाहरण के लिए गोदावरी और कृष्णा नदियों की डेल्टा के बीच में पूर्वी घाट पूरी तरह से गायब है। गोदावरी और कृष्णा के बीच में पूर्वी घाट पर्वत पूरी तरह गायब है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या कर दिया है? पूर्वी घाट पर्वत को गायब कर दिया है, ऐसे आगे की ओर धक्का दे दिया है इसकी नदियों ने, डेल्टा बन गया है। तो ये वाला क्षेत्र इधर आ गया है। अब मैप में देखना, गोदावरी और महानदी और गोदावरी के बीच वाले भाग। उदाहरण के लिए कृष्णा और गोदावरी और कृष्णा के बीच वाले भाग को नदियों ने क्या किया है? काट दिया है। इसको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगे आपको, एटलस निकालिए, उसमें देखिए तो गोदावरी और कृष्णा नदी किस तरह से पूर्वी घाट पर्वत को काट कर डेल्टा का निर्माण किया है और वहाँ के बीच वाले भाग है उसको गायब कर दिया है। ओके, यही कारण है कि पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में स्थलीय नाम से जाना जाता है, मतलब स्थलीय या स्थानीय। यही कारण है कि ये तो ऐसे पूर्वी घाट भी कहते हैं, इसको पश्चिमी घाट कहते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। बट क्या है कि कुछ ज़मीनों को काट दिया है, प्रायद्वीप जो पठारी एरिया है उसको काट दिया है तो गायब हो गया, तो इसलिए अलग अलग राज्यों में उसको अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे आप लिखते चलना, प्रदेश में अलग राज्यों में स्थानीय नाम से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलकुंडा, पालकोंडा, 3 आंध्र प्रदेश में, मैं लिखा हूँ वहाँ पे, नहीं, नल्लामलाई, वेलकुंडा, पालकोंडा। पालकोंडा भी यहीं पर है, जगह नहीं यहाँ पे करना, मैं लिखा नहीं हूँ, पालकोंडा यहीं पे है। ये सारे कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में है। नल्लामलाई, वेलकुंडा, पालकोंडा तीनों आंध्र प्रदेश में है। शेष चलमा पहाड़ी ये पहले आंध्र प्रदेश में था, बोला हूँ, लेकिन जब तेलंगाना अलग हो गया तो शेष चलमा पहाड़ी कहाँ गया? तेलंगाना में। ठीक है। तमिलनाडु में जावादी, सेवाराय, पंचमलाई, सिसुरमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में है। ये आपको याद करनी है, मैं यहाँ पे बताया था। तमिलनाडु में वो जावादी, सेवाराय, पंचमलाई ये सब कहाँ की है? तमिलनाडु की है। जबकि नल्लामलाई, वेलिकोंडा और एक क्या था? पालकोंडा, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, अपना लिख लेना, ये आंध्र प्रदेश की है, पालकोंडा। ठीक है ना? ओके। उसके बाद तमिलनाडु का हो गया जावादी,
सेवाराय, पंचमलाई, ये सब तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की पहाड़ियाँ चारकोनाइट चट्टान से बनी हुई हैं। लिख लेना, तमिलनाडु की जो पहाड़ियाँ हैं वो चारकोनाइट चट्टान से बनी हुई है। हालांकि जब चट्टान वाली चैप्टर आएगी तो सब पे चर्चा होगी, कौन सी चट्टानें कहाँ पर है, अलग से उसका रॉक्स आता है उसका चैप्टर, तो उसमें सारी बातें अच्छी तरह से डिटेल में होंगी। फिलहाल सब लिखिए यहाँ पे कि तमिलनाडु की जो पहाड़ी है वो चारकोनाइट चट्टानों से बनी हुई है, नीलगिरी समेत तमिलनाडु के पहाड़ियों पर नीलगिरी पर्वत, चर्चा हुई थी ना, नीलगिरी सहित यहाँ पे नीलगिरी गांठ पर्वतों का निर्माण है। यहाँ पिछली वाली वीडियो देखिए, यहाँ पर्वतों का क्या है, गांठ है, नीलगिरी पर्वत नहीं। तो कहा जाता है कि नीलगिरी पर्वत समेत तमिलनाडु के पहाड़ियों पर चंदन और सागौन के बहुत वृक्ष पाए जाते हैं। चंदन, इसमें कुछ नहीं था, हाँ हो गया। तो नीलगिरी सहित तमिलनाडु के जो एरिया है, पहाड़ी इलाका जो है, उस पर चंदन और सागौन के वृक्ष काफ़ी पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। चंदन की लकड़ियाँ, पुष्पा फिल्म आप देखे होंगे, पुष्पा राज, झुकेगा नहीं, इसे में बोलते हैं शायद, हाँ। तो हालांकि आप फिल्म ना देखिए, वैसे ही आ गया है, तो वैसे ही बोल रहा था। हालांकि मैं नहीं देखा हूँ अभी तक, लेकिन उसमें कहा गया है, ट्रेलर तो देखा था कि चंदन की लकड़ी जो काफ़ी महंगा आता है, उसमें कहा क्या है, वैसे भी है भी, चंदन की लकड़ी महंगी होती है। चंदन का पलंग, कुर्सी, ये सब काफ़ी महंगा आता है। आजकल तो इधर तो अपने यहाँ पर नहीं मिलती है, होगी भी तो बहुत कम, लेकिन दक्षिण भारत में ज़्यादातर उपजाया जाता है। उगता है जंगल में, उपजाया नहीं जाता है, वो उगता है खुद से, बड़ी महंगी होती है। चंदन की लकड़ियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, जब जंगल वाली चैप्टर आएगी आपको, तो बायोडाइवर्सिटी जब पढ़ेंगे, इकोसिस्टम, वहाँ से शायद हो सकती है वहाँ पे चर्चा, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। तो चंदन की लकड़ी काफ़ी महंगी होती है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, छोटी सी थी, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ याद करनी एक दो जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, नमस्कार।